नीतीश नहीं तो कौन? इस एनडीए में कौन है वो चेहरा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है अगर नीतीश नहीं लेते हैं तो? जिस लीडर का नाम ज्यादा चला उसको भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाती। डर गए या फिर उनको बैठा दिया गया? अमित शाह जी को ये बयान इस वक्त नहीं देना चाहिए था जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, यहाँ तक कि खुद अमित शाह इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की फाइटिंग आरजेडी से हो। इसी बीच में बिहार बुला रहा है जैसा स्लोगन जो चिराग पासवान ने दिया था, वो स्लोगन तो धरा का धरा रह गया। चिराग पासवान बैकफुट पे हट जाते, चुनाव लड़ने की बात नहीं करते। कुछ भी संभव है। तो अभी ये बयान उनका गलत है और मुझे लगता है कि जाने में देर न लगेगा और साथ ही साथ लालू राबड़ी या तेजस्वी जी 2 मिनट में स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिना नीतीश के बिहार में सियासत संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी उछल ले, कुछ भी बोलते रहे, वो जाती फिर वही। तो यहाँ भी यही सीन होने वाला है। पासवान के लिए तो माना जाता है कि अमित शाह उनकी बैकिंग में, उसके बाद भी साइलेंट हो गए। चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स में वही बोलते हैं, वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है या करवाती है। प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि किसी भी विधानसभा में का उम्मीदवार बनकर वो अपने आप को सीमित कर दें और अपने पूरी पार्टी को डैमेज मिला दें। वो नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वो सबसे बड़ा रोड़ा जो है बीच में नीतीश कुमार बने हुए हैं और हर हाल में वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को माइनस किया जाए बिहार की सियासत से। उनका पूरा फोकस है ब्लैकमेलिंग है, ये सियासी ब्लैकमेलिंग। इस सियासी ब्लैकमेलिंग में उनकी कोशिश यही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार की राजनीति में लगातार भूचाल जैसी स्थिति है। नीतीश कुमार को लेकर के तमाम बयानबाजी सोशल मीडिया पर अब आम हो चुकी है, लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान जो उन्होंने एक चैनल के माध्यम से दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में ये निश्चित होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन। ये एनडीए के खेमे की बात है। अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। इंडिया गठबंधन से भी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। कोई भी डिक्लेरेशन अभी एनडीए गठबंधन से ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक बात करते हैं वो यही कहते हैं कि लगभग 1.5 मिनट की दूरी है नीतीश के घर से राबड़ी आवास की। एक बार भी अगर चले गए या फिर अगर एक बार भी हाथ मिला लिया तो पूरा जो माजरा, जो एनडीए के जो बड़े नेता हैं, जो दिल्ली दरबार में बैठे हैं, जो रच रहे हैं, वो सब धाराशायी हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बिहार की राजनीति में बिल्कुल डीप तक के समझते हैं। हम बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं और इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है और बिहार से हूँ। दिल्ली में भी पत्रकारिता 15 साल किया और अभी बिहार में हूँ और बिहार की राजनीति थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ। अच्छा सर, ये जो 1.5 मिनट की दूरी की चर्चा हो रही है, जो राजनीतिक गलियारों की बात करें या पब्लिक डोमेन की बात करें, पब्लिक यही कहती है कि लालू और नीतीश बड़े भाई छोटे भाई हैं, गले पहले से ही मिले हैं, अंदरूनी गठबंधन है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं है अभी। देखिए, वो दोनों की अगर राजनीति देखी जाए तो एक ही गुरु के शिष्य हैं। साथ रहकर इन लोगों ने सियासत की है, राजनीति की है, साथ भी रहे हैं, अलग भी रहे हैं और अभी भी अलग हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी हाल में जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया और उस बयान के बाद अगर देखा जाए तो बिहार का जो सियासी पारा है, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि गर्म है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के बाहर, खासकर जनता दल यूनाइटेड कहें या एनडीए गठबंधन में भी है। अमित शाह जी को ये बयान इस वक्त नहीं देना चाहिए था जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, यहाँ तक कि खुद अमित शाह इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छी बात है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये कह देना अभी बीच चुनाव में कि अब विधायक लोग बैठेंगे, रिजल्ट आने के बाद उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में अब नीतीश कुमार के लिए एक सेफ
लाइन आप कह सकते हैं, या सेफ जोन या सेफ रास्ता आप कह सकते हैं, नीतीश जी के लिए दे दिया है। अब वैसे स्थिति में जो 1.5 मिनट की जो दूरी का जो जिक्र आप कह रहे हैं, वो यही है कि एक आने मार्ग से लालू राबड़ी जी के आवास के बीच में आप टहलते हुए हम आप जाएं, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा, निश्चित उतना ही दूरी है, वो चला जाए। कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है, नीतीश जी कभी भी वहाँ जा सकते हैं, या फिर तेजस्वी इनके आवास पे कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है न तेजस्वी जी को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी और न नीतीश जी को किसी से पूछने की ज़रूरत है। ये बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड, खासकर नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की जो सियासत रही है वो इतनी पेचीदा सियासत रही है कि आप उनके पर कल्पना नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भैया अभी ये ऐसा कह रहे हैं तो अगले सेकंड में क्या होने जा रहा है, कुछ भी संभव है। तो अभी ये बयान उनका गलत है और मुझे लगता है कि जाने में देर ना लगेगा, और साथ ही साथ लालू राबड़ी या तेजस्वी जी 2 मिनट में स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिना नीतीश के बिहार में सियासत संभव नहीं है, सत्ता में आरजेडी या इंडिया गठबंधन नहीं आ सकता। ये बात लालू जी को ही पता है और तेजस्वी जी को भी पता है, या कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है राहुल गांधी को भी पता है कि आप नीतीश जी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर सत्ता में आना है तो नीतीश जी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी उछल ले, कुछ भी बोलते रहे, वो जाती फिर वहीं पे है। तो यहाँ भी यही सीन होने वाला है, और कल की तारीख में वो 1.5 मिनट की दूरी 1.5 सेकंड में भी बदल सकती है। एक बात और, इसी बीच में चिराग पासवान भी समर्थन करते हैं इस बात का कि विधायक दल की बैठक में ही डिसाइड कर दिया जाए, और तमाम सवाल इसके बाद खड़े होने लगते हैं कि आखिरकार ये एनडीए गठबंधन में चल क्या रहा है। गठबंधन तो तय हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस तरीके की बातें तमाम सवाल लगातार खड़ा कर रही हैं। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स में वही बोलते हैं, वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है या करवाती है। अभी कुछ दिन पहले सीट बंटवारा को लेकर चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी वोकल थे, लगातार कह रहे थे। अब एक एक सीट पर उनकी नज़र थी, वो कह रहे थे कि 50 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, और सीट चाहिए। वो लगातार अपनी पकड़ या कह सकते हैं अपनी आवाज़ मुखर कर रहे थे। लेकिन अभी 29 सीट पर वो मान गए, और इस 29 सीट को लेकर भी आप कह सकते हैं कि उनके ये बात सच्चाई है कि चिराग पासवान का अपना एक वोट बैंक है। खासकर पासवान जाति में उनकी एक अच्छी पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार में तकरीबन 6-7% उनका वोट बैंक है, और हर बूथ पर ये चाहे 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, चिराग पासवान का अपना वो वोट बैंक जो है वो है। अब ये 29 सीट की अगर बात हो रही है, जो 29 सीट पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा ये भी कहना मुश्किल है। और वो सिर्फ जो उनका वोट बैंक है उसी वोट बैंक पर वो जीत कर नहीं आ सकती। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो महत्वपूर्ण हैं, मांझी के वोटर वो भी महत्वपूर्ण हैं, उपेंद्र कुशवाहा के वोटर वो भी महत्वपूर्ण हैं। तभी इनका चिराग पासवान का जो लीडर है, जो कैंडिडेट है, वो जीत कर विधानसभा पहुँच सकता है। अब इसके बाद जो 29 सीट के अलावे जो अन्य जो सीट पे हैं, जहां जनता दल यूनाइटेड के लोग लड़ रहे हैं, चिराग पासवान के जो पिछले 2020 का जो रिजल्ट आया, जिस वक्त वो अकेले लड़े थे, और अपने ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो जनता दल यूनाइटेड की जो सीट थी वहीं पर उतारे थे, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और वो 43 सीट पर नीतीश जी सिमट गए। इसकी कसक नीतीश जी को बराबर रही है। अब दूसरी बात ये है, चिराग पासवान को भी इसकी कसक है कि मैं यूथ हूँ, मेरा अपना इतना वोट बैंक है, उसके बावजूद भी मुझे सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी डायरेक्ट नीतीश कुमार पे हमला नहीं करती है, वो किसी न किसी को एक मोहरा बनाती है। इसलिए वो लगातार, पिछले बार भी ये कहा जा रहा था, और इनडायरेक्टली सबको पता है कि चिराग पासवान ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार ही खड़ा किया गया था। तो इस बार जो 137 अभी उनके जो पिछले रणनीतिकार थे, पांडे जी का जो ट्वीट है उस ओर इशारा कर रहा है। तो अभी भी जो 137, पिछले बार एक सीट पर उन्हें कामयाबी मिली थी, बाकी सीट वो हार गए थे एलजेपी वाले। तो अभी जो लोग खड़ा हो रहे हैं वो ज़्यादातर, फिर वो 137 में ज़्यादातर जो है 29 के अलावे जो सीट बच रही है, वो ज़्यादातर लोग जनता दल यूनाइटेड पे जो सीट गई है उसी सीट पर वो लोग खड़ा होंगे। तो वहाँ नुकसान होने जा रहा है। और चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा है कि बिहार की बागडोर एक बार उनके हाथ में आए,
और उन्हें लगता है कि इससे बेहतर मौका अभी नहीं होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं या फिर बिहार की रणनीति के अनुसार उन्हें लगता है कि अभी अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं तो भारतीय जनता पार्टी भी कल की तारीख में मुझे दलित के नाम पर ये फेस आगे मुझे करे तो अन्य लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे। यही वजह है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश जी जितना जल्दी कमजोर होंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फाइटिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यहाँ पे चिराग आगे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को खत्म करने का प्रयास या उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास, राजनीतिक तौर पे निष्क्रिय करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्या इसको माना जाना चाहिए? बिल्कुल माना जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं या पुराने जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने जो लीडर हैं, उनसे अगर आप बैठें, उनके साथ बैठें और बात करें तो सीधा एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फाइटिंग आरजेडी से हो। वो ये चाहते हैं कि हमारी फाइटिंग, हमारी जो राजनीतिक लड़ाई वो आरजेडी से हो। और यही वजह है कि वो सबसे बड़ा रोड़ा जो है बीच में नीतीश कुमार बने हुए हैं और हर हाल में वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को माइनस किया जाए बिहार की सियासत से। और यही वजह है कि इनडायरेक्टली वो कभी चिराग पासवान को, कभी उपेंद्र कुशवाहा को या कभी जीतन राम मांझी को आगे करके वो फायरिंग करते रहे हैं। यानी उनके कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है लालू प्रसाद से लड़ाई लड़ना। नीतीश जी से लड़ाई लड़ना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए कि नीतीश जी पर अभी तक लगातार वो केंद्र की राजनीति करते रहे हों, रेल मंत्री भी रहे, वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में भी रहे, या फिर स्टेट लेवल की राजनीति करते रहे हों। उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधना हो तो लालू फैमिली या लालू एंड कंपनी पर आसान होता है मामला, उस पर आसानी से उनके साथ लड़ाई हो सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके बिहार की राजनीति से इन्हें आउट किया जाए और बाहर किया जाए। और यही वजह है, इसमें एक दो तीन बातें और भी आती हैं कि केंद्र में जो इनके सांसद हैं, चाहे वो संजय झा हों या अशोक चौधरी हों, विजय चौधरी हों या फिर ललन सिंह हों, ये इनके बारे में कहा जाता है कि भैया ये बीजेपी खेमे में चले गए हैं। और इस तरह से इन लोगों ने एक जाल नीतीश जी के आसपास फैलाई है ताकि वो इससे बाहर ना जा पाएँ और आगे आने वाले दिनों में नीतीश जी ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हों। और पार्टी इन चारों के बीच में अगर रिजल्ट आने के बाद स्थिति अगर अनुकूल नहीं आती है या नीतीश जी कोई अलग फैसला लेते हैं, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की ओर जाते हैं, तो ये चार एक बड़ा कदम उठाएं और वो उसमें से विधायक को तोड़ें और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। तो ये पूरी एक कोशिश चल रही है कि बिहार की सियासत में नीतीश जी का वजूद खत्म किया जाए। और मुझे लगता है ऐसे भी अगर ये जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी ना करे तो एनडीए अगर जीतती है तो वहाँ अधिक से अधिक नीतीश जी की अब वो स्थिति नहीं रही कि वो कंटिन्यू अगले 25 से लेकर 30 वाला जो टर्म है वो पूरा कर पाएंगे। ऐसे भी 6 महीना साल भर के बाद वो ऐसे भी उन्हें राजनीतिक संन्यास लेना होगा। थोड़ा सा धैर्य अगर भारतीय जनता पार्टी रखती तो ऐसे भी सत्ता तो इन्हीं के हाथ में आने वाली है। लेकिन राजनीति में कभी कभी ज़्यादा धैर्य रखना भी खतरनाक होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी रणनीति है और इस रणनीति में अभी तक वो ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद कि विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा, वहाँ पर नीतीश जी को सोचने पर मजबूर कर दिया है या यूँ कहें एक वॉकओवर दे दिया है। लेकिन इसी बीच में बिहार बुला रहा है जैसा स्लोगन जो चिराग पासवान ने दिया था, वो स्लोगन तो धरा का धरा रह गया। चिराग पासवान बैकफुट पे हट जाते हैं, चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। लड़ना चाहिए था। अगर अगर वो कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, बिहार के लोग मुझे चाह रहे हैं, बिहार का यूथ मेरे साथ है और मेरा अपना एक वोट बैंक है, बड़ा चंक है, उन्हें चुनाव में आना चाहिए था। डर गए या फिर उनको बैठा दिया गया? अब देखिए, डर और बैठा दिया गया दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि उनके घटक दल के कोई लीडर अभी इस मामले में सामने आ जाएं और सीधा सीधा ये मैसेज चला जाए नीतीश जी के पास या बिहार की राजनीति में कि भैया ये तो नीतीश जी को निपटाने की तैयारी है। अगर इससे पहले चिराग पासवान का अगर बयान देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में वो बिहार को लेकर चिंतित हैं, बिहार की सियासत को लेकर, उन्हें आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ें और उसके बाद यहाँ पर जीतते हैं तो
भैया वो रखें, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई इसकी चिराग ज़रूरत है। पासवान के लिए तो माना जाता है कि अमित शाह उनकी बैकिंग में है, उसके बाद भी साइलेंट हो गए। अब देखिए, साइलेंट होने का ये वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कि डायरेक्ट अभी आप फाइट में आओ, ताकि एनडीए में एक कह सकते हैं क्राइसिस, या जेडीयू को एक मौका मिले, नीतीश जी को एक मौका मिले। उनका ये भी है कि भैया तुमको बिना लड़े भी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, नीतीश जी को फिनिश करना। बीजेपी का उद्देश्य क्या है, सियासी रूप से नीतीश जी को फिनिश करना। उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश क्या है कि नीतीश जी को फिनिश करना। मांझी जी की कोशिश क्या है। तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई में चिराग पासवान इस मामले को लेकर गंभीर थे तो उन्हें चुनाव लड़ना चलिए, चाहिए। तमाम सारी बातें कर ली। एक बात और जो ज़मीनी स्तर पर चल रही है, इस जो अमित शाह के जो बयान आए उसके बाद से, नीतीश नहीं तो कौन, इस एनडीए में कौन है वो चेहरा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है अगर नीतीश नहीं लेते हैं तो? देखिए, नीतीश तो लेंगे अगर नहीं लेते हैं, अगर विधायक दल की बैठक नीतीश के बिल्कुल खिलाफ हो जाए और नीतीश भी मान जाए अगर शपथ नहीं लेते तो नीतीश नहीं तो कौन? तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा होगा। कौन है ऐसा चेहरा जिसको लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि आप बिहार से बाहर, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो या कहीं भी चुनाव होता रहा हो या दिल्ली का चुनाव होता रहा हो, जिस लीडर का नाम ज़्यादा चला उसको भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाती है। आपने देखा दिल्ली का रिजल्ट, मतलब भाजपा कोई डमी कैंडिडेट कभी, हाँ, डमी कैंडिडेट। आप देखिए ना, राजस्थान में चुनाव हुआ, वसुंधरा राजे एक नेशनल फिगर, साइड कर दिया गया। पिछले बार का चुनाव देवेंद्र फडणवीस लाइमलाइट में थे, साइड उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बार वो आए। हरियाणा में खट्टर चुनाव जीतने के बाद ऐसा कौन लग रहा है? आप तो ग्राउंड स्तर पर भी रहे हैं, काफी सीनियर रिपोर्टर देखिए, हैं यहाँ पर बिहार में। अभी उस स्थिति में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी तो नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि उन पर इतने सारे आरोप प्रशांत किशोर ने लगा दिया है। वो उस आरोप के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी असहज है। अभी कोई उस तरह का चेहरा नहीं है। नेशनल स्तर से कुछ मतलब सांसद किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। हाँ, यही होगा। जैसे एक नाम इनका भी है, यंग हैं, यूथ हैं, अच्छे बोलते हैं। जैसे ये यहाँ के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, एक बड़ा नाम हो सकता है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी, मतलब खेला कुल मिला के नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। हाँ, खेला हो। अगर ऐसी जो आपका सवाल है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक तो कुशवाहा या कुर्मी जाति या पिछड़ा अति पिछड़ा से एक सीएम फेस बनाया जाएगा, एक फॉरवर्ड होंगे, दो फॉरवर्ड, जैसे पिछले बार ये विजय सिन्हा को बनाया गया। तो सीन ये हो सकता है अति पिछड़ा या पिछड़ा का ही कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, और एक फॉरवर्ड क्लास से बन सकते हैं। एक नाम हो सकता है और वो है मंगल पांडे। आपको मैं बता रहा हूँ, उन पर तो आरोप जरूर ये प्रशांत किशोर ने लगाया, लेकिन एक नाम है मंगल पांडे। एक ऐसा नाम है भारतीय जनता पार्टी का जो अगर अभी भी सीन में अगर देखा जाए तो वही एक ऐसा लीडर, अगर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये तो अभी बने हैं तब लोग जानने लगे हैं, वरना वो एक ऐसा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का जहां पर उसको, उस व्यक्ति को हर कोई जानता है। और इस बार तो उन्हें टिकट भी दिया गया है, और ऐसे भी एमएलसी में 4 साल उनका टर्म बाकी है। तो वो एक चेहरा फॉरवर्ड की तरफ से हो सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर का आपने भी बात में नाम लिया। प्रशांत किशोर क्यों भाग गए? वो तो तेजस्वी के खिलाफ खड़े होने वाले थे, बड़ा भौकाल बना रखा था, एकदम माहौल बना रखा था कि प्रशांत किशोर तो हिला के रख देंगे। तमाम कार्ड निकलवा दिए लोगों से, वो कार्ड कहते कि संभाल के रखना, सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तमाम बड़े वादे, लेकिन वो खुद बैकफुट पर हट जाते हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। नहीं, तो इससे निराशा होती है। उन्हीं के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके बीच में निराशा है। झंडे तक फूंक दिए गए उनके। हाँ, बिल्कुल, कि भैया हमारा लीडर जो लगातार कह रहा था कि मैं तेजस्वी के खिलाफ लड़ूंगा, और अब कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अमूमन वो देखिए, दरअसल वो रणनीतिकार हैं। उन्हें पता है जन स्वराज की अगर बात कर ली जाए तो प्रशांत किशोर माइनस अगर कर दिया जाए तो जन स्वराज तो कुछ है नहीं। तो एकमात्र फेस वही है, प्रशांत किशोर ही एकमात्र फेस हैं जिनके इर्द गिर्द जन स्वराज का अस्तित्व है। मतलब प्रशांत किशोर भी बैठ गए या बैठा दिया गया? देखिए, वो एक माहौल उन्होंने बनाया था कि मैं वहाँ लड़ूंगा तो लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने वोटरों में एक उत्साह बनेगा, और उन्हें पता है कि अगर मैं राघोपुर में व्यस्त हो गया
तो ये बाकी जो सपना लोग देख रहे हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनमें 99% लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। तो वो एक चेहरा वो नहीं चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़कर कहीं किसी विधानसभा में व्यस्त हो जाऊं, ताकि जो अभी लोग कह रहे हैं कि उनके ही लोग अगर कह रहे हैं दबी जुबान से कि 1 से 10 सीट के बीच में हम लोग रह जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर खुद व्यस्त हो जाएंगे तो 1-2 सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। खुद राघोपुर से उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है और प्रधानी के चुनाव में कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है रुपए पैसे दे करके, उससे जोड़ रहे हैं। बड़ा छवि खराब हो रहा है प्रशांत किशोर का। नहीं, उस तरह की तो बात नहीं है। प्रशांत किशोर देखिए, उनको कोई पैसा का प्रलोभन नहीं दे सकता। वो एक कोई बड़ा प्रलोभन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, उनकी एक रणनीति है। वो उससे पहले जो बोलते रहे कि मैं भी लड़ूंगा, मैं इस मैदान में आ सकता हूं, वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। अभी फिर चुनाव न लड़ना वो भी उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जन स्वराज में उनके बिना जन स्वराज का कोई भी कैंडिडेट अगर मुझे लगता है कि जिस विधानसभा में वो खड़ा हो और वहाँ पे अगर वो भाषण दे तो 100 आदमी भी जुटना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ही जन स्वराज में एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर 100, 1000, 10,000, 5,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं या 10,000, 5,000 वोट दे सकते हैं, वो प्रशांत किशोर के नाम पे ही हैं। तो प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि किसी भी विधानसभा में का उम्मीदवार बनकर वो अपने आप को सीमित कर दें और अपने पूरी पार्टी को डैमेज मिला दें। वो नहीं चाहते हैं। वो उनकी रणनीति का, वो भी रणनीति का हिस्सा था और ये भी रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि वो किसी भी सीट से चुनाव न लड़कर पूरे अपने जो जितने कैंडिडेट हैं, लेकिन एक चीज़ और गौर कीजिए सर, जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है कि 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार रही है, चाहे वो उसका वोटर वहाँ हो ना हो या हर बूथ पर उनके कैंडिडेट हों या ना हो, लेकिन 243 उन्होंने उतारा है। बाकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, नहीं उतार पाई, जेडीयू नहीं उतार पाई, आरजेडी नहीं उतार पाई, कांग्रेस नहीं उतार पाई। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 243 वाला जो खेल है उसमें 243 उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। रिजल्ट जो आए ये एक अलग बात है, चुनाव न लड़ना ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। मुकेश साहनी को भी लेकर तमाम सारी बातें हुई, बड़ा माहौल बनाया। जिस दिन नामांकन था उससे पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, अंततः प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मैदान छोड़कर भी भाग गए। देखिए, मुकेश सहनी की अगर बात कर ली जाए, पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके जो लोग भी लड़े थे, रिजल्ट क्या आया था ये बात मुकेश सहनी को भी पता है। अभी अगर उनकी भी वही स्थिति है, अभी अगर आरजेडी या कोई भी जिस भी गठबंधन में अकेले मुकेश सहनी अकेले अगर चुनाव लड़ें तो मुझे नहीं लगता है कि वो खुद हार जाएंगे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हार जाऊंगा। देखिए, अभी उनका पूरा फोकस है ब्लैकमेलिंग है, ये सियासी ब्लैकमेलिंग। इस सियासी ब्लैकमेलिंग में उनकी कोशिश यही है कि उप मुख्यमंत्री का जो चेयर है बिहार में, अगर उनका गठबंधन अगर जीत रहा है, इंडिया गठबंधन अगर जीत रहा है, तो लगातार यही बात कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो मुकेश सहनी को मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन मैं इससे समझौता नहीं करूंगा। उनकी कोशिश है किसी भी तरह से वो पद उनको मिले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वाकई किसी भी पार्टी का अगर लीडर है, वो कह रहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो लड़ें। पहले कम्युनिस्ट पार्टी में अगर आप देखेंगे तो उनके महासचिव होते थे और कई महासचिव चुनाव उनके नहीं लड़ते हैं। आप देखिए, माले दीपांकर भट्टाचार्य चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर मुकेश सहनी कह रहे थे और जो दावा कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पर वो मुकर जाना या मैदान छोड़कर भाग जाना, ये मैसेज सही नहीं जा रहा है। अब रह गया सवाल उप मुख्यमंत्री का, तो उनको उप मुख्यमंत्री आरजेडी या इंडिया गठबंधन नहीं बनाने जा रही है। 5 को जीत तो जाए, 2-4 जीतेगा तब तो बनेगा, जीतना ही नहीं है। उनका कोई उस तरह का वजूद ही नहीं है, वो क्या जीतेंगे और क्या बनेंगे। तो ब्लैकमेलिंग की जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, देखिए छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, आप बिहार हो, यूपी हो, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, कहीं भी इन लोगों की कोशिश एकमात्र होती है कि मेरा फंड बने, मेरे रिलेटिव को टिकट मिले, बाकी शेष का क्या होगा वो सबको पता है, कैसे टिकट मिलता है और कैसे क्या होता है। ये लोग यही करते रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ मुकेश सहनी भी बैकफुट पर आए, अपनी हकीकत को देखते हुए वापस हो गए और मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ रिजल्ट। बड़ी बात कह दी कि पैसा कमाना या इस तरीके की जो बात होता रहा है, सहालत चल रही जैसे होता रहा है। पिछले बार आप सब लोगों ने देखा
उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार, उससे पहले जो चुनाव हुआ था तो टिकट बंटवारा हो रहा था, उन्हीं के एक पार्टी के थे इधर उत्तर बिहार के, वो आकर ऑन कैमरा रोने लगे कि भैया मुझसे इतना पैसा लिया गया और मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये तो सबको पता है क्या होता है, टिकट कैसे बट रहा है और कैसे मिल रहा है, किसी से छुपा हुआ क्या है, ये सबको पता है। और इस तरह का खेल तो खेला ही जाता है। चलिए, तो ये देख रहे बिहार की राजनीति पर हम बात कर रहे थे, ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो माहौल आप तक पहुंचाया। नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम सारी बातें जो चल रही हैं, दिल्ली दरबार के बड़े नेता अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है तो पब्लिक लिखने लगती है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास क्यों हो रहा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा बैकफुट पर क्यों हटे, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, इस पर बात होती है। मुकेश सहनी जिनकी चर्चा काफ़ी थी, 3 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से टालते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ने की बात नहीं करते। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जिस पर हमारी बात हुई। चिराग पासवान को लेकर बात हुई, क्यों बैकफुट पर हटे, इस पर भी चर्चा हुई। तो ये पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लग रहा है, निष्कर्ष क्या आपको दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके भी कोई सवाल हैं, आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और वीडियो खास करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।